नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि स्वतंत्रता दिवस स्पेशल क्लास में आपको 7 दिन में 7 प्रकार की मैराथन क्लास मिलेगी। उसी के तहत यहां पर मैं अपनी पहली क्लास लेकर आ गया हूं और पहली क्लास में हम हिंदी की महामैराथन क्लास करने वाले हैं। दोस्तों ये मास्टर क्लास सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी इस क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे जिनके भी एग्जामिनेशन में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 130 से 150 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करने वाला हूं। यहां से आपकी पूरी हिंदी एक ही वीडियो में मैं आपको खत्म कराने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जितना भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारे दोस्तों के अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चाहे यूपीजीएल बॉर्डर की वैकेंसी हो, चाहे फायरमैन की, चाहे यूपीएसआई, चाहे यूपी लेखपाल की, एमपीजीएल प्रहरी की, यहाँ पर सीएचएस के जितने भी स्टूडेंट उनके लिए सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी इस क्लास को देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि अति मलिन वृषभान कुमारी, अधोमुख रहित उरुध नहीं चितवत, ज्यों गतहारे थकित जुगारी, छोटे चिहुर बदन को मिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन है, हास्य, करुण, विप्रलम श्रृंगार या फिर संयोग श्रृंगार। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विप्रलम्भ श्रृंगार। दोस्तों विप्रलम्भ श्रृंगार होता है जिसमें दोस्तों आपके श्रृंगार में भी जिसमें जुदाई का भाव होता है। दोस्तों उसको संयोग श्रृंगार से कहते हैं जिसमें दोस्तों आपके जो को नायक नायिका होते हैं उनका यहाँ पर मिलन होता है, उसमें संयोग श्रृंगार होता है। और जिसमें दोस्तों उनकी जुदाई का भाव होता है उसको विप्रलम्भ श्रृंगार कहते हैं, जिसे वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। तो अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित ऊर्ध्व नहीं चितवत, यों गतहारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन को मिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इसमें कौन सा आपका दोस्तों रस है, इसमें विप्रलम्भ रस है। दोस्तों रस की बात करते हैं तो मुझे आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों आपकी एक क्लास में ले आया था रक्षाबंधन स्पेशल क्लास। उसमें दोस्तों एक ही क्लास में मैंने पूरा रस एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया था। तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिएगा। इस स्पेशल क्लास में रस एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराया गया, तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे चलेंगे। थोड़ा सा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किस रस का कौन सा भाव होता है। दोस्तों जो श्रृंगार रस होता है इसका आपको स्थायी भाव रट लेना है। इसका स्थायी भाव होता है आपका रति। क्या होता है दोस्तों, आपका रति होता है। जो करुण रस होता है इसका स्थायी भाव होता है आपका शोक। क्या होता है दोस्तों, आपका शोक होता है। ये आपको क्या बिल्कुल याद होनी चाहिए दोस्तों। चाहे विप्रलम्भ श्रृंगार हो चाहे संयोग श्रृंगार, दोनों में भी आपकी रति ही होता है, आपको पता चाहिए। और हास्य रस में आपका होता है हास होता है। और वो वाला जो वीडियो मैंने आपको बताया कि रक्षाबंधन स्पेशल क्लास, उसको देख लेंगे तो पूरा रस आपका कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे दोस्तों एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि दोस्तों आप लोगों की सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रस संबंधित है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, 3, 7, 8 या फिर 9। तो दोस्तों याद रखेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं। आप में से अधिक लोगों को पता होगा कि रस कुल 9 प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहले जो भरत मुनि साहब थे, जो भरत मुनि जिन्हें दोस्तों आपके आचार्य जो आपके जो रस संप्रदाय इसका जनक कहा जाता है आपके भरत मुनि को। भरत मुनि ने दोस्तों आपके रस के बारे में सबसे पहले बताया था। उनकी एक पुस्तक थी नाट्यशास्त्र, उसमें उन्होंने 8 रस के बारे में बताया था। और जो आपकी दोस्तों जो आपका शोक जो होता है आपका, वो जो आपका दोस्तों निर्वेद होता है, जिसकी भावना निर्वेद जो होता है दोस्तों शांत रस, हाँ शांत रस, उस शांत रस को दोस्तों इन्होंने रस में नहीं जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि शांत रस ऐसा कोई रस दोस्तों आपका काव्य में नहीं होता है। लेकिन बाद में अन्य आचार्यों ने दोस्तों शांत रस को भी इसमें जोड़ लिया और कुल प्रकार के 9 रस हो गए। दोस्तों इसमें आपकी बात करें तुरंत की तो इसमें कुल 11 रस हो गए, जिसमें भगवत विषय रस और एक वात्सल्य रस, 2 अन्य रस भी जोड़ लिए गए। तो अगर तुरंत में पूछे तो उसमें कुल आपकी 11 रस हैं, लेकिन उस प्रकार से रस पूछे तो आपके 9 का सही उत्तर लगाना है। अगर इस प्रकार से पुस्तक की भरत मुनि के अनुसार रस कितनी है तब 8। अगर इस प्रकार से पुस्तक की भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है तो शांत रस को नहीं माना है। तो कहने का मतलब कि आपको एक प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, सबके बारे में आपको बताता हूं। और ये भी बता दिया कि आपको रक्षाबंधन क्लास में रस पूरा कंप्लीट कराया गया, जाकर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके रस के एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। जो दोस्तों दोहा होता है और जो रोला होता है, रोला में जानते हैं आपको 24 मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं, 4 आपके चारों में। तो समात्रिक छंद होता है रोला। और दोहा में दोस्तों 13-11 होता है। पहले और तीसरे में 13-11, दूसरे चौथे में पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। तो दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिगीतिका, कुंडलिया, शवैया या फिर बरवय, तो ये आपसे पूछा गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुंडलिया। दोस्तों कुंडलिया होता है ये आपके दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर बनता है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा क्या आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी दोस्तों आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन बनता है आपके अलंकार में कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों अलंकार में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं बताना चाहता हूं कि अलंकार में एक क्वेश्चन पूछता है, आपको एक एग्जांपल दे देगा,
एक आपको एग्जाम्पल दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। एक दोस्तों आपकी इस प्रकार से डिफिनीशन से परिचय आपकी क्या परिभाषा से आपके क्वेश्चन पूछता है, तो आपको दोनों प्रकार से याद रखना चाहिए कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां पर दोस्तों आपकी विभावना अलंकार होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा दोस्तों मुझे याद आता है कि इसकी एक परिभाषा थी, बिनु पक्ष चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधुनाना, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाला नहीं था, वो विभावना अलंकार का ही अच्छा उदाहरण है। वहां पर दोस्तों बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पग के चलता है, मतलब पग नहीं उसके बाद चलता है, मतलब कारण नहीं उसके बाद भी कार्य होता है, तो कौन सा अलंकार है आपका विभावना अलंकार होता है। और तो इसी का ठीक आपका उल्टा होता है विभावना का विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार इसमें दोस्तों कारण होता है लेकिन कार्य नहीं बजाय, जैसे पानी हो लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, तो कौन सा अलंकार है आपके विशेषोक्ति अलंकार। और मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है लेकिन आपको देखते ही बिना पानी के ही मेरी प्यास बुझ गई, तो कौन सी विभावना अलंकार, मतलब बिना कारण के कार्य हो तो विभावना, और कारण के होते हुए भी कार्य ना हो तो विशेषोक्ति अलंकार। ये दो बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ हिंदी के, अभी तक दोस्तों हमारे 15 से 20 वीडियो हो चुके हैं। विभिन्न जो आपके जो आते हैं, जो वैकेंसी आती है वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। बीएड का एग्जाम होना था तो लगभग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट मैंने हिंदी के प्रोवाइड कराए थे। तो जब मेरी आदत है कि जब हिंदी के क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको थोड़ा डिटेल में नॉलेज देने का प्रयास करता हूँ। कहने का मतलब मेरा ये रहता है कि मैं आपको एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन करा दूं। ये कई सारे लोगों को ये पसंद भी नहीं आता है और वो वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन करने का बहुत ही अच्छा फायदा होता है। आप लोग कभी समझेंगे, अगर हमारे बीच में अगर आप नोट्स बुक लेकर बैठे, एक नोटबुक लेकर बैठे और जितनी अतिरिक्त जानकारी दी जाए उसको लिखते चलें, तो आपको दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आप लोग ये सोचना चाहते हैं बस मैं सीधे सीधे इसका आंसर बता दूं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार मैं दोस्तों अगर उसको डिफाइन कर दूंगा तो ये क्वेश्चन अगर ना पूछे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछेगा तो उसे भी आप लोग कर लेंगे। तो मुझे इस प्रकार से जब मैं आपको दोस्तों बिल्कुल विस्तार से बताता हूं तो इसको आप लोग को सुनना चाहिए, और जो अतिरिक्त जानकारी आपको नहीं पता उसको लिखकर याद कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से पढ़ने का सही तरीका होता है आपकी एमसीक्यू टेस्ट देने का, एमसीक्यू टेस्ट देने का, कि आपको विशेष से विशेष जानकारी एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको विभावना के बारे में बता दिया, विशेषोक्ति के बारे में बता दिया, और विरोधाभास अलंकार होता है यहाँ पर दोस्तों जो विरोधी बातें होती हैं। जैसे दोस्तों कहा कि मोहब्बत एक मीठा जहर है, मोहब्बत एक मीठा जहर है, तो जहर दोस्तों कभी मीठा होता नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है दूसरे भाव से, तो मीठा जहर, ये दोस्तों आपको इस प्रकार कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये आपके विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप बताए कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, या फिर तो इधर के होते या फिर तो उधर के होते, लेकिन कह रहा है कि ना इधर के हुए ना उधर हुए, तो ये विरोधी बातें हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, आपका विरोधाभास अलंकार होता है। तो ये अलंकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। और भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, जहाँ पर दोस्तों आपकी किसी वस्तु को कोई कुछ और समझकर दोस्तों आप भ्रम में पड़ जाते हैं। कभी दोस्तों रात में दोस्तों आपने रस्सी देखी होगी, तो रस्सी देखने के बाद कभी कभी आपको लगता है कि सांप तो नहीं है, तो इस प्रकार कभी भ्रम में पड़ जाएं। वे एक इसका एग्जांपल होता है कि मुन्ना तब मम्मी की सिर पर देख देख दुई चोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर सापिन लोटी। तो कौन सा दोस्तों, उसको दोस्तों चोटी को देखकर, माँ के सिर पर चोटी को देखकर उसे ऐसा लगा कि उसके सिर पर दोस्तों आपके सांप लौट रहा है, और वह दोस्तों भय मानकर भाग गया। तो कहने मतलब किसी चीज को समझकर किसी दूसरी चीज को कुछ और ही समझकर वहां पर वर्णन किया जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको चारों अलंकार समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को कर लेंगे लाइक, और आपके जो भी दोस्तों आपके विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कर दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपके ऑनलाइन ऑफलाइन जो कमेंट आते हैं उसको मैं अवश्य ही पढ़ता हूँ, समझता हूँ कि आप लोग के क्या दोस्तों के विचार हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, प्रतीप अलंकार, रूपक अलंकार या फिर यमक अलंकार। इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं दोस्तों तो बहुत कम ही लोग इसको कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें दोस्तों बहुत लोग के मन में क्या होता है कि हमें कुछ विशेष ही पढ़ना है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। लेकिन दोस्तों अब जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें थोड़ा सा ये जमाना आप भूल जाइए कि आप स्पेशल अनुप्रास, यमक, श्लेष इस प्रकार के आप रट लेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी उसको भी लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ एक इस पर 4 रहता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग दोस्तों आपको क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग जहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दे रहते हैं उसमें दोस्तों एक एक काट के दोस्तों एक आप असली उत्तर तक पहुँच सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कि अनुप्रास अलंकार आपने क्या पढ़ा है, जहाँ पर एक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो अनुप्रास तो ये होगा नहीं। दूसरा दोस्तों आपका अलंकार, तीसरा आपका ऑप्शन है रूपक। रूपक अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर दोस्तों आपके कि दो वस्तुओं में दोस्तों अभेद की भावना प्रकट होती है। जैसे चरण कमल बंदो हर जाई, तो चरण को कमल कह देते हैं, कमल को चरण कह देते हैं। तो इस प्रकार से भी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। और वहाँ पर दोस्तों ये योजक चिन्ह भी देखने को मिलता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार चार खड़े, ये भी नहीं है दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों आपका जो यमक अलंकार होता है, अनुप्रास और यमक, यह क्या होता है, एक जो शब्द होता है ये 2 बार आता है, एक शब्द 2 बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे कनक कनक सौगनी मादकता अधिकार या खाए व राजा हुआ पाए व राय, तो कनक बार एक बार कनक का मतलब सोना, एक बार कनक का मतलब धतूरा, तो एक शब्द 2 बार आए, 2 बार अलग अलग अर्थ, तो यमक अलंकार होता है। तो ना ही इसमें अनुप्रास है, ना ही इसमें रूपक है, ना ही इसमें यमक है। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें प्रतीप अलंकार है। दोस्तों प्रतीप अलंकार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि प्रतीप अलंकार दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पर दोस्तों उपमान उपमेय में दोस्तों तुलना होती है, लेकिन दोस्तों उपमान की यहाँ पर दोस्तों उपमान दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों जो उपमान होता है, उपमेय उपमान के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि उपमेय से कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए, उपमान से कहते हैं जिससे उपमा दी जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो यहाँ पर जो उपमान होते हैं वो प्रसिद्ध उपमान को दोस्तों आपको नीचे दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं आपकी कहूँ, जहाँ पर जैसे दोस्तों मैं आपसे कह दूँ कि उसका मुख उसके मुख के समान चंद्रमा है, उसके मुख के समान चंद्रमा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें प्रतीप अलंकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा है ये नहीं कहा जा रहा है कि चंद्रमा के समान आपका मुख है, आपके मुख के समान चंद्रमा है। कहने का मतलब प्रसिद्ध यहाँ पर जो उपमान है जिससे उपमा दी जाती है उसकी यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों क्या उसको नीचे दिखाया जा रहा है, तो इस प्रकार से अलंकार कहते हैं, प्रतीप अलंकार। उसी तपस्वी थे लंबे थे देवदार जो जाट खड़े, तो जो तपस्वी है इसकी आपकी हीनता दिखाई जा रही है कि देवदार के जो वृक्ष होते हैं उसको दोस्तों जोड़ दिया आपके तपस्वी से, कहने मतलब कि तपस्वी की यहाँ पर दोस्तों हीन भावना यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से अलंकार को प्रतीप अलंकार कहते हैं। सारे अलंकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी चार अलंकार के बारे में आपको विशेष से बता दिया, यहाँ पर भी चारों अलंकार के बारे में विशेष से बता दिया। तो इस प्रकार से 8 अलंकार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाम लगाना का अर्थ है, दाम लगाना का अर्थ है, तो दाम लगाना का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। दोस्तों दाम लगाना का अर्थ होता है दोस्तों मूल्य आंकना। दाम लगाना मतलब क्या होता है आपका मूल्य आंकना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल जुबान पर याद होने चाहिए। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बता दिया कि आज के वीडियो में आपसे 130 से लगभग 130 से लेकर लगभग 150 इसी के बीच में क्वेश्चन करने वाले, तो इतने क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाले और सारे दोस्तों अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब एक ही वीडियो में आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट क्वेश्चन के माध्यम से, और क्वेश्चन से क्या मतलब कि एक ही क्वेश्चन में दोस्तों आपको उसी के बारे में विशेष जानकारी दे रहा हूँ, तो आपकी पूरी काम कंफर्म हो जा रहा है। जैसे अलंकार के बारे में आए तो 8 अलंकार दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अलंकार के बारे में जान लीजिए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, अर्थात जो भूषित करे। काव्य में दोस्तों जो आपके दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों अगर औरत को आप लोग आभूषण ज़्यादा से ज़्यादा पहना देते हैं तो ज़्यादा सुंदर लगने लगती है, उसी प्रकार से अगर काव्य में अगर आप अलंकार का प्रयोग करते हैं तो आपका जो काव्य होता है बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दाम लगाना का अर्थ हो गया मूल्यांकन करना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका कि जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ क्या होता है, जुबान पर लगाम ना होना, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिकता दिखाना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोग आते हैं कि तुम्हारी जुबान पर लगाम नहीं करें, मतलब कि आप अनावश्यक रूप से स्पष्ट बोलते हैं, जहाँ पर आवश्यकता नहीं वहाँ पर भी स्पष्ट बोलते हैं। इस प्रकार से जुबान पर लगाम ना होना। दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाए सारे आपके पहले आपके रस के क्वेश्चन आए, फिर आपके अलंकार के क्वेश्चन आए 2 क्वेश्चन, उसके बाद मुहावरे क्वेश्चन करने के मतलब सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके डिस्कस कर ले जाएंगे। तो इसके लिए आपको घबराइएगा मत, बस इतना ही मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही विशेष रूप से आपसे यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों आपके हाथ में, तो आप लोग इसको करिएगा भी। देखिए दोस्तों यहाँ पर टस से मस ना होना का अर्थ क्या होगा, टस से मस ना होना इसका अर्थ क्या होगा, कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुनय विनय से न पसीजना। दोस्तों टस से मस ना होना क्या अर्थ हो जाएगा, अनुनय विनय से न पसीजना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे जितने भी हैं, जेल वार्डर, फायरमैन, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, एमपीजे प्रहरी, सारे दोस्तों जितने भी पेपर हैं सबसे मैं निकाल कर यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या होता है, पैसा ही माँ बाप होना, बिल्कुल नहीं, अत्यंत कंजूस होना, मक्खी चूस होना, मर जाए पर पैसा न जाए। ये आपसे पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका उत्तर होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब अत्यधिक कंजूस होना। अत्यधिक कंजूस होना मतलब कि आपका चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा दोस्तों मुहावरे के क्वेश्चन भी आपको दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चन भी हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं उसको आपको एक ही काम है कि आपको लिखकर याद करना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर दोस्तों होता नहीं आपके, तो जो आपके तुलसीदास ने लिखा है का बरसा जब कृषि सुखाने समय बीत पुनि का पछतानी, तो उसी का इसी प्रकार से ये भी है कि अब पछताए क्या हुए जो चिड़िया चुग गई खेत। समय रहती काम ना करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, समय पर काम ना करने से बाद में पछताना पड़ता है, नष्ट
फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा पहले ही कर लेनी चाहिए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है। मतलब आप पछताए क्या हो, जब चोरी चोरी हो। कहने का मतलब हम बताना चाहते हैं कि अगर आप समय पर कोई काम नहीं करेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। जैसे कि आप लोग किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी जो समय है दोस्तों आपके पास, ये दोस्तों स्वर्णिम युग आपके पास चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल में कोई वैकेंसी दोस्तों आपको थोड़ा आ नहीं रही है, लेकिन इसके बाद जब दोस्तों की वैकेंसी शुरू होगी नवंबर दिसंबर से, तो आपकी कई सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि चाहे यूपीएसआई हो, चाहे दोस्तों आपका लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे जेल वार्डर फायरमैन, जो भी आगे आए हम उसके लिए दोस्तों यहाँ पर तैयार रहेंगे और एक भी वैकेंसी आने नहीं देंगे। तो अगर दोस्तों आपने इस समय तैयारी कर ली तो आपको दोस्तों बाद में क्या है दोस्तों को फायदा ही फायदा है, मजा ही मजा है। एक बार दोस्तों 6-7 महीने की मेहनत होती है, लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मजा ही मजा होता है। तो इस प्रकार से तो ये ठीक बात है। लेकिन अगर आप लोग तैयारी ना करें, बाद में जब एग्जामिनेशन आ जाए 3 से 4 दिन में सोचें हम कंप्लीट कर लें, तो हम यही कहना पड़ेगा कि आप पछताए क्या हो, चुड़ी चुकी खेत है। तो कहने का मतलब अगर समय पर आपने काम नहीं किया होगा तो आपको बाद में पछताना ही पड़ेगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े ही अच्छी लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों देखिए पे पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं आपके। पहले आपके रस के अलंकार के, फिर मुहावरे और आपके लोकोक्तियों से, अब इसके बाद पर्यायवाची की। वारिद का पर्यायवाची शब्द है, वारिद का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। पर्यायवाची शब्द के बारे में आपको इसी से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी एक स्पेशल क्लास से पर्यायवाची शब्द की चल रही है। आपकी 2 क्लासें अभी तक आपकी प्रोवाइड आपकी कराई जा चुकी हैं। एक क्लास हो चुकी, दूसरी क्लास भी आपकी आने ही वाली है। तो ये पर्यायवाची शब्द की श्रृंखला चल रही है। एक वीडियो में आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द कराए जाते हैं, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, जो आपके पूछे जाते हैं सारे आपके वहाँ पर कंप्लीट होने चल रहे हैं। तो ये आपका ये क्लास के लिए सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों के विशेष प्रकार के दोस्तों आपके वीडियो आते रहते हैं। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपना नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अच्छी अच्छी वीडियो पर मैं हमेशा ही लाता रहता हूँ। और दोस्तों ये आपके जो चल रहे हैं स्वतंत्रता स्पेशल क्लास है, इसकी ये पहली ही मैराथन क्लास है। इसकी भी दूसरी मैराथन क्लास आने वाली है, और दूसरी मैराथन क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग 100 से 120 क्वेश्चन के एबव क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊंगा। जब हिस्ट्री का जब दूसरा वीडियो आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल, चंद्रमा, बिजली या फिर बादल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बादल। यहाँ पर दोस्तों आपका द लास्ट में है, द। तो इसको याद रखेंगे कि द से मतलब देने वाला, और पानी कौन देता है दोस्तों? अब वार मतलब वारी, मतलब आप लोग जानते होंगे कि वारी मतलब होता है आपकी जल, जल की पर्यायवाची है वारी। और वारी मतलब जो पानी को देता है, कौन देता है? आपको चंद्रमा देता है। ये जहाँ पर द लास्ट में लग जाए आपकी, इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो आपके बादल का पर्यायवाची होता है। मतलब अगर आपकी कोई अगर जल का आपका पर्यायवाची हो, उसके लास्ट में द हो इस प्रकार से, तो आप उससे क्या कहेंगे? इसे जलद आ जाए तो जल को देने वाला जलद, वारिद। इस प्रकार से क्या कहेंगे? अम्बुद। इसको कहेंगे बादल का पर्यायवाची। देखिए दोस्तों कमल की बात करेंगे तो कमल का पर्यायवाची आपका नीरज है, पंकज है, नीरज है, सरोज है, पंकिल है। इस प्रकार के जो शब्द दोस्तों आपकी कमल की पर्यायवाची होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपको क्या होनी चाहिए? आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए। बिजली की दोस्तों क्या है दोस्तों? बिजली का है आपका तड़ित, दामिनी, तड़ित, दामिनी, क्षण प्रभा। इस प्रकार के जो शब्द हैं आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है आपका शशांक, सुधांशु, रजनीश, इस प्रकार से राकेश। इस प्रकार से क्या दोस्तों कि चंद्रमा की पर्यायवाची। तो इस प्रकार से आपकी पर्यायवाची रटी होनी चाहिए, जुबान पर होनी चाहिए। इस प्रकार की इंपॉर्टेंट शब्द। देखिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? भुजंग। भुजंग का पर्यायवाची क्या होगा? तो भुजंग तो मुझे वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। क्षमाशीलती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, तो वहाँ पर दोस्तों भुजंग का अर्थ क्या होता है? भुजंग का अर्थ होता है आपको सर्प। इसको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको विशेष रूप से याद होने चाहिए। भुजंग क्या कर सर्प हो जाएगा, ये आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका 63 क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ी दोस्तों मैं तेजी से आपके चल रहा हूँ, आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अमी का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? अमी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपके पास विष, मधुप, सुधा या फिर आम्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आम्र या फिर सुधा, मधुप या फिर विष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुधा। दोस्तों जो आपका अमृत होता है, अमृत का ही पर्यायवाची होता है आपकी अमीर, सुधा, पीयूष, सोमरस। इस प्रकार के दोस्तों आपके जो होते हैं आपके किसका पर्यायवाची होता है? आपके अमृत का ही पर्यायवाची होता है। तो अमृत का ही पर्यायवाची सुधा है, और अमी का पर्यायवाची भी आपका अमृत होता है, अमृत सुधा। तो सुधा ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी दोस्तों आपके भी जो बीएड का एग्जामिनेशन हुआ है 2 दिन पहले, वहाँ पूछा गया था पृथ्वी किस प्रकार शब्द है। तो पृथ्वी दोस्तों एक प्रकार की तत्सम शब्द है। क्या दोस्तों? एक प्रकार की तत्सम शब्द है। और अगर लिंग और स्त्रीलिंग पूछता तो यहाँ पर एक प्रकार की स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों को स्त्रीलिंग शब्द है।
तो तत्सम और स्त्रीलिंग शब्द है। कौन आपका? पृथ्वी। इसका प्रयोजन क्या होगा? रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती या फिर स्वर्णमयी। बताना तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रत्नगर्भा कहते हैं आपकी पृथ्वी की पर्यायवाची। रत्नगर्भा क्या होती है? आपकी पृथ्वी की पर्यायवाची होती है। पृथ्वी की और पर्यायवाची तो आपकी अवन भी होती है, अवनी धरा भी होता है, तो इस प्रकार की वसुंधरा भी होता है। तो इस प्रकार के आपके पृथ्वी की पर्यायवाची होती हैं। जो हमारे दोस्तों पर्यायवाची का स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे तो अगर आपको यहाँ पर लगभग 10 क्लासें आएंगी, 10 क्लासें आएंगी, और एक वीडियो में अगर आपकी 10 वीडियो हुए तो 10 अगर कुछ आपके शब्द हुए तो 100 शब्द हो जाएंगे, और तब पर्यायवाची की एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएंगे। तो इस क्लास को जाकर ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। आपके यहाँ इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए दोस्तों, सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा? सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा? दोस्तों पहली बात जान लीजिए कि सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है। कभी कभी वर्तनी शुद्ध में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि सन्यासी किस प्रकार लिखा जाता है, तो सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका विलोम क्या होगा? राजा, भोगी, गृहस्थ या फिर ब्रह्मचारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन बी, भोगी। सन्यासी का क्या होता है दोस्तों? सन्यासी का विलोम होता है आपका भोगी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पता होना चाहिए। राजा का दोस्तों आपका रंग होता है। राजा का दोस्तों क्या होता है? राजा का दोस्तों आपको रंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, सन्यासी का भोगी हो गया। स्वकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकी या फिर परकीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द दोस्तों, ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो पेपर के जो लेवल हैं, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ, वो लेवल थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, सिंपल लेवल के भी हैं और हाई लेवल के हैं, तो मिक्स करके क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से अगर स्वकीय शब्द आ जाए तो इसको रट लीजिए कि इसका उत्तर जाए अस्वीकृत। जो अस्वीकृत कर देते हैं उसे कहते हैं स्वीकीय। क्या तो स्वीकीय मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका क्या होगा? स्वीकीय नहीं दोस्तों, ये स्वकीय नहीं होगा भाई, अस्वीकृत नहीं होगा। स्वकीय का विलोम हो जाएगा परकीय। क्या हो जाएगा? स्वकीय का विलोम हो जाएगा परकीय। ये आपको पता होना चाहिए, स्वकीय का परकीय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्वकीय परकीय। इसके बाद चलेंगे दूसरे क्वेश्चन किया की तरफ कि श्री गणेश। दोस्तों श्री गणेश का होता है किसी भी कार्य का प्रारंभ होता है। हम लोग लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, मतलब कोई भी कार्य प्रारंभ करने चले तो श्री गणेश का नाम लेते हैं। तो श्री गणेश मतलब कार्य का शुरू होना, और इसका विलोम हो जाएगा इतिश्री, कोई भी कार्य समाप्त होना, तो श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इतिश्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपका है आकर्षण का विलोम। तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा, आकर्षण का विलोम हो जाएगा आपका आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, आपका ऑप्शन भी हो जाएगा विकर्षण। आकर्षण क्या हो जाएगा दोस्तों? विकर्षण हो जाएगा, इसको आपको याद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपके पर्यायवाची के शब्द भी हो गए, विलोम के शब्द हो गए। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे दोस्तों पेपर करने का तरीका, पहले आपके रस के क्वेश्चन, फिर अलंकार के क्वेश्चन, फिर दोस्तों आपके मुहावरे के, लोकोक्तियों के, पर्यायवाची के, विलोम के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि जो ये आपकी ये मैराथन क्लासें आएंगी, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, और एक एक लोगों को पूरा अंत तक वीडियो देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए दोस्तों, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? दोस्तों विराम चिन्ह के बारे में बताना चाहिए। कमता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, और कहा है कि ये अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो विराम चिन्हों की इसमें आपके 20 विराम चिन्ह आपको याद होने चाहिए कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर लगता है और उसका चिन्ह क्या होता है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इसमें कौन सही विराम चिन्ह वाला आपको चुनना है। दोस्तों छी के बाद दोस्तों की विस्मय बोधक चिन्ह लगता है, तो ये चिन्ह आपको पता होना चाहिए कि छी प्रकार जो शब्द है, छी, आह, वाह, अरे, इस प्रकार शब्द के बीच में आपको विस्मय बोधक चिन्ह लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो ची इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, आपको पहचानना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आपके पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपको लेवल क्वेश्चन लेकर आए हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो सिंपल लेवल के भी हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर दोस्तों के मिलाकर लिए गए हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जहाँ योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, जहाँ योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, आप पहचानिए। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो, वहाँ पर नहीं करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं ये आपको बताना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 17वां क्वेश्चन है। तो सुन, जहाँ पर जो संयुक्त क्रियाएं जहाँ पर आती हैं वहाँ पर तो उसका प्रयुक्त होता है। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त तो 2 अवयवों में बिल्कुल दोस्तों होता है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रणार्थक क्रियाएं थी तभी तो उसमें आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। समास की बात करेंगे तो जो दोस्तों आपका द्वंद्व समास होता है, जो आपका द्वंद्व समास होता है वहाँ पर योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि आपके योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, तो आपके कर्मधारय समास से बने शब्दों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर द्वंद्व समास होता तो उसमें प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, अब दोस्तों आपका
समास के बाद अब कुछ क्वेश्चन आपके लेखक से, पत्रिका से, लेखक से कि आपकी इसकी रचना किसने की है। सेवा सदन किसका उपन्यास है। दोस्तों सेवा सदन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का उपन्यास है और बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जो सेवा सदन है ये किसका उपन्यास है। सेवा जो सदन है ये किसका उपन्यास है दोस्तों, ये आपके प्रेमचंद जी का क्या है, आपका उपन्यास है। बहुत ही ज्यादा दोस्तों क्या प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा क्या दोस्तों प्रसिद्ध है आपके प्रेमचंद्र सेवा सदन का। सेवा सदन किसका उपन्यास है, तो प्रेमचंद्र जी का है। इसके बाद दोस्तों आगे आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नामवर जो सिंह है, नामवर सिंह जी आपकी आलोचना पत्रिका के संपादक है। नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों लगभग 24 मिनट का हमारा समय बीत चुका है और अब आप लोगों को वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि एक ही अच्छे वीडियो यहाँ पर चल रहे हैं। और जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा उसे दोस्तों विश्वास मानिए कि आप लोगों को आधे से ज़्यादा हिंदी आपके आज ही वीडियो में कंप्लीट होने वाले क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आप लोगों ने पूरी हिंदी पढ़ी होगी तो आप लोग हमें स्कोर कर भी बताएंगे कि आपको लगभग 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अभी तक कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों मैं एक प्लान बना रहा था कि हिंदी जो है दोस्तों, हिंदी की एक स्पेशल क्लास, हिंदी की एक स्पेशल क्लास और एक ये जो क्लास होगी हिंदी की, इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं, इसमें दोस्तों आपको उस पूरा पढ़ाया जाएगा और हिंदी पूरा पढ़ाया जाएगा। और 2 सीरीज चलेगी, एक हिंदी की सीरीज चलेगी जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे और एक हिंदी की आपकी चलेगी क्लास जिसमें आपको पूरी क्लास से पूरा खत्म कराया जाएगा। तो ये अब मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी और जल्द से जल्द मैं ये क्लासेस लॉन्च भी करना प्रारंभ कर दूंगा। और जब से क्लास लॉन्च करूँगा तो आप तब से आप लोगों को हिंदी क्लास ज्वाइन कर लेनी है। एक में क्लास में आपको पूरी क्लास में कराई जाएगी और एक में आपका प्रैक्टिस सेट लिया जाएगा, MCQ टेस्ट लिया जाएगा। तो दोनों सीरीज जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाली है। उसके बारे में देखिए मैं आपको प्लान बना रहा हूँ कब से ये क्लासेस स्टार्ट होती हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आलोचना पत्रिका के आप लोग जान गए, नामवर सिंह है, इसको याद कर लीजिएगा। मैया कवहीं बैठी चोटी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है कि मैया कवहीं बैठी चोटी, बहुत ज्यादा बैठेगी चोटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्या दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपने कई बार पढ़ा भी होगा। इसका सही जगह सूरदास जी ने इसको लिखा है, सूरदास जी ने इसको क्या लिखा है, आपको लिखा है। ये बातें बिल्कुल पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों सूरदास की बात करेंगे तो सूर सागर इनकी बहुत ही स्पेशल रचना है, सूर सागर पूछा भी जाता है। तुलसीदास को तो आप जानते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों, तुलसीदास जी ने तो आपका रामचरितमानस लिखा है, रामचरित आपकी अवधि भाषा में लिखा है रामचरितमानस, आपको उसमें 7 कांड है। और कबीरदास, केशवदास, कबीरदास के बारे में साहित्यपत्र मैंने लिखा है आपको, ये तो आपको पता होना चाहिए। और केशवदास की भी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, मुझे भी दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन केशवदास जी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं। आगत पति का, प्रोषित पति का, प्रवर्तस्य पति का, आगमिष्यात पति का। ये बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बारे में दोस्तों मैं इसके बाद ही दोस्तों हमको एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ इसके बारे में ही, क्योंकि ये आपका शब्द भी आ गया है। तो इसे कहते हैं आगमिष्यत पति का, आपको पहले याद कर लेना चाहिए कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे आगमिष्यत पति का कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों ये वो क्लास है जिसके बारे में तभी मैं जिक्र कर रहा था कि आपको एक ही वीडियो में पूरा रस एक ही वीडियो में कंप्लीट करा गया। तो ये धमाका क्लास अच्छा बनने वाली, जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा रस एक ही वीडियो में कंप्लीट करा गया, सारे क्वेश्चन आपका लिंक अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था कि दोस्तों भी जो आपका शब्द है कि अनेक शब्दों की एक शब्द का एक वीडियो आया था कि वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला हो आगमिष्यत पति का। तो एक वीडियो दोस्तों मैंने करा है कि 500 शब्द एक ही वीडियो में, लगभग 3 आवर्स का मैराथन क्लास है, 3 आवर्स की। अभी आज ही मैंने इसको अपलोड भी किया है। तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे या फिर आप स्वयं चैनल पर चले जाएंगे, विजिट कर लेंगे, वहाँ पर आपको ये 500 शब्द का वीडियो ऊपर ही मिल जाएगा, 500 शब्द वाला। तो ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा, 500 शब्द वाला वीडियो एक ही वीडियो में, ये आगमिष्यत पति का वाला भी इसमें कराया गया है। कहने मतलब कि जितने भी शब्द आपके बन सकते हैं आपको एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो ये मैराथन क्लास 3 आवर्स की है, 5 शब्द वाली, इसको जाकर देख लीजिएगा। अगर आप 3 आवर्स एक ही बार में नहीं देख सकते हैं तो उसको कट करके मतलब कि 1 घंटा एक बार देख लीजिए, 2 घंटा एक बार देखिए, अगले घंटे में एक बार देख लीजिए, तो 3 बार करके आप उसको देख लीजिएगा। कि 500 बार कर लेंगे तो कोई भी एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आप आसानी के साथ कर लेंगे। तो ये बातें आपको बतानी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दी कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगमिष्यत पति का। वो वाला जो 500 शब्द एक वाला वीडियो है उसमें भी ये बताया गया। तो मतलब सारे जितने भी बन सकते हैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए। 3 आवर्स का वीडियो जाकर देख लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, अगर आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, और या फिर आप चैनल पर जाकर विजिट भी करके उसको देख सकते हैं, ऊपर भी आपको मिल जाएगा। देखिए जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं, अवैध, जघन्य, अवध्य या फिर आवेग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे शब्द आपको उस वीडियो में कराए गए हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है अवैध कहते हैं। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय, इस सब पूछ रहा है कि किस प्रकार से पूजन लिखा जाता है। कहने का मतलब एक तो ये है आपका, एक तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपका आपके जो पूजा के योग्य से कहते हैं पूज्य का, उसे कहते हैं आपकी पूज्य का कहते हैं, जो पूजा के योग्य से कहते हैं पूज्य कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद देखिए त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में कौन सा समास है दोस्तों। समास के बारे में जान लीजिए कि समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है आपका द्विगु समास, इसमें एक होता है दोस्तों, उसमें एक होता है आपका द्विगु समास, और द्विगु समास होता है जिसका प्रथम पद आपका संख्यावाची विशेषण होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रि मतलब होता है तीन, तीन फल वाले को कहते हैं त्रिफला। तो ये जो आपका तीन जो है दोस्तों ये संख्यावाची विशेषण है, इसलिए आपका द्विगु समास हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो आपका अव्ययभाव समास होता है उसमें प्रथम पद आपका अव्यय होता है, जैसे आमरण, इसमें प्रथम पद आ जो है आपका दोस्तों आपका अव्यय है, तो आमरण आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। दोनों समास में दोनों पद प्रथम होते हैं, जैसे भाई बहन, और कर्णधार समास में एक दोस्तों का विशेषण होता है और एक विशेष होता है। जैसे मैं कह दूं नील गाय, जैसे मैं कह दूं आपको नील गाय, तो नील आपका विशेषण है, गाय आपका विशेष है, इस दोनों में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा नील गाय में। तो इस प्रकार से आपके चारों समास आपके कंफर्म हो गए होंगे। देखिए तन मन धन में कौन सा समास है, तन मन धन में कौन सा समास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द्वंद्व समास। मैंने आपको बताया था कि द्वंद्व समास में तीनों पद या फिर दोनों पद जितने भी पद हैं सब आपके प्रधान होते हैं। तन मन धन इसमें दोस्तों योजक चिन्ह होता है, ये विशेष रूप से पहचान है। तन मन धन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। और अव्ययभाव समास के बारे में बता दिए, प्रथम पद अव्यय, कर्मधारय समास के बता दिया कि आपका विशेषण विशेष का संबंध, और द्वितीय के बारे में बता दिया कि प्रथम पद आपका संख्यावाची विशेषण। तत्पुरुष समास भी होता है दोस्तों, एक तत्पुरुष समास होता है जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, और बहुब्रीहि समास होता है जिसमें तीसरे पद की प्रधानता, जैसे मैं कह दूं कि लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश मतलब तीसरे पद की प्रधानता है, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो ये आपके 6 समास कंफर्म हो गए। इसके बाद देखिए दोस्तों चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। और उसका इनका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। चक्र पाणी मतलब जिसके पाणी में, पाणी मतलब हाथ में, जिसके हाथ में चक्र हो, किसके हाथ में, विष्णु के हाथ में। तो कहने का मतलब दोस्तों किसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है, विष्णु, और ये कौन समास है दोस्तों की बहुब्रीहि समास है, पीछे ही मैंने आपको बताया भी है। तत्पुरुष समास के बारे में बता दिया कि आपके बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सा समास है जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो आपको लगाना है कि तत्पुरुष समास है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपकी स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या फिर मनवंतर, ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है ये आपसे पूछा गया है, और बहुत ही ज़्यादा क्या है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका उत्तर जाएगा आपको दोस्तों उच्चारण तो होगा नहीं, क्योंकि ये अब तो व्यंजन संधि, उच्चारण मुझे बिल्कुल पता है, दिग्गज तो पता है, दिक धन गज होता है, ये भी व्यंजन संधि है। अधः धन गति बराबर अधोगति होता है, तो ये भी दोस्तों आपको विसर्ग संधि है, ये भी आपका विसर्ग संधि है अधोगति। तो हमको पता है कि अधः धन गति बराबर होता है आपका अधोगति, ये विसर्ग संधि है। उत धन चारण बराबर होता है उच्चारण, ये आपका व्यंजन संधि है। दिक धन गज बराबर होता है दिग्गज, ये भी आपका व्यंजन संधि है। और जो आपका मनवंतर है यही दोस्तों आपका स्वर संधि का उदाहरण है, यही आप क्या है दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, इसका मुझे लगता है कि ये आपका यण संधि है, बिल्कुल मुझे लगता नहीं, बिल्कुल सत्य बात है कि क्या है दोस्तों आपका यण संधि है। मनुधन अंतर, मनुधन अंतर बराबर होगा आपका मनवंतर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि ऊ के बाद अगर ऊ के बाद कोई भी स्वर आए तो वह हो जाता था, और ये ना आपका आधा हो जाता है, तुम्मा आधा ना, और उसके बाद आ है तो वह हो जाएगा, क्योंकि जो ऊ के बाद अगर आ जाता था तो वह हो जाता था मन हुआ, उसके बाद बीच वाला जुड़ जाएगा मनवंतर। तो ये मनुधन अंतर बराबर मनवंतर, ये आपका यण संधि कौन है, यण संधि है, जिसको आप समझ लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों परोपकार में प्रयुक्त संधि, देखिए दोस्तों देखिए आप संधि के क्वेश्चन आने लगे, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके मिक्स क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और इसलिए दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। ये आपसे पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आप में से अधिक लोग इसको कर भी लेंगे दोस्तों। परधन उपकार बराबर होता है परधन उपकार, ये आपका कौन संधि दोस्तों आपको गुण संधि है, कौन सी संधि आपका गुण संधि है। यहाँ पर दोस्तों को ये ओ वाला मात्रा मिल जाए, ए वाला ओ वाला मात्रा, इसे समझ लेंगे कि ये गुण संधि होती है, ओ वाला मात्रा या फिर ए वाला मात्रा, इसे कहते हैं गुण संधि। और जहाँ पर दोस्तों आपको डबल मात्रा और इसमें भी आपका आओ वाला मात्रा मिल जाए उसे आपकी वृद्धि संधि कहते हैं। तो गुण संधि में परोपकार है, तो समझ गए कि आपका कौन सी संधि आपकी गुण संधि है। और गुण संधि में परधन उपकार बराबर आ और ऊ मिलकर दोस्तों ओ हो जाते हैं, तो परोपकार बन जाता है। इस प्रकार से दोस्तों कौन संधि आपका गुण संधि है, तो विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए दोस्तों। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि तो होगा नहीं, क्योंकि विसर्ग संधि में आपके विसर्ग का एक ना एक विसर्ग हो जाए, इसमें तो दोनों स्वर हैं, तो विसर्ग इसमें होगा नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और गुण संधि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। वृद्धि संधि के बारे में बता दिया कि औ और आय होता है इसमें, और यण संधि के बारे में पीछे बता दिया है कि अगर दोस्तों आपके ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह हो जाता है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह हो जाता है, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आधा र हो जाता है। तो ये बातें आपको बिल्कुल याद चाहिए, वो कंठस्थ होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों जो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की होती है, इसमें 3 के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और आने वाले समय में आपको दोनों के बारे में भी बता दूंगा। देखिए दोस्तों इसमें आपको एक और संधि का प्रश्न हो जाएगी कि नायक में कौन संधि है, प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका आयात संधि है दोस्तों। आयात संधि में क्या है दोस्तों, उसमें आय और अब आओ होता है, आय आओ अब आव।
तो ये कौन सा दोस्तों, अगर ए और बड़े आई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो आई हो जाए, ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो आई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है दोस्तों, देखिए ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आई, और आई के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो आए, ठीक है। अगर दोस्तों आपके ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो अब, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो आब हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नायक है, मतलब आ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो नव धन अक बराबर होता है दोस्तों, नव धन अक बराबर होता है आपका नव धन अक बराबर होता है आपका नायक, क्योंकि आओ के बाद अगर आ जाए तो आपका आय हो जाता था, तो नायक कौन सा दोस्तों को आयात संधि है, बिल्कुल पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रत्येक का संधि विच्छेद बताइए दोस्तों, प्रत्येक दोस्तों कौन संधि है, इसमें दोस्तों आपकी यण संधि है, इसमें कौन सा दोस्तों आपको यण संधि है, और यण संधि में दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन एक, ई के बाद दोस्तों, ई के बाद जब ए आए तो ई के बाद जब ए आए तो य में बदल जाता था, और आने वाले दोस्तों जो स्वर होता है उसका मात्रा लेता है, तो आने वाला मात्रा ए है तो इसका मात्रा लेगा ये हो जाएगा, और ये प्र हो जाएगा, और ये आपका आधा हो जाता था, ये आपको पता ही है। तो प्रत्येक इस प्रकार से बन जाएगा, कौन से हो जाएगा दोस्तों का संधि विच्छेद, प्रतिधन एक, आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जगह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि से दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गिरिधन ईश दोस्तों, गिरिधन ईश किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरिधन ईश बराबर, गिर मतलब होता है दोस्तों, गिर मतलब होता है दोस्तों आपको पहाड़, और ईश माने राजा, जो पहाड़ों का राजा उसे कहते हैं गिरीश, तो क्या दोस्तों गिरीश कहते हैं। गिरीश का सही संधि विच्छेद गिरिधन ईश, आपका बी विकल्प बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से हम नहीं लिखते हैं, और गिर इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, तो गिरिधन ईश इस प्रकार से हो जाएगा। कौन सी संधि दोस्तों, ये प्रकार की आपकी दोस्तों क्या है दोस्तों, कौन, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। यहाँ पर ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाएं, ठीक है, ये आपका दीर्घ संधि होता है। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद दोस्तों आपको उपसर्ग के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके संधि के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए, 5 से 6 क्वेश्चन आपके संधि के भी थी, जो बहुत ही ज़्यादा क्या थे आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्वेश्चन आपका बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों आपको पता नहीं चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आपके क्या होते हैं, दोनों आपके शब्दांश होते हैं, क्या तो दोस्तों के शब्दांश मतलब शब्द के अंश होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है, तो ये आपके क्या है दोस्तों, आपके शब्दांश हो जाएंगे। और जो मूल शब्द के दोस्तों आगे लगता है, आदि में लगता है, उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो आपके अंत में लगता है, उसे कहते हैं आपके प्रत्यय। तो उपसर्ग दोस्तों बेइंसाफी जो आगे लगा है, इसमें दोस्तों आपका कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा क्या दोस्तों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बे आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उपसर्ग प्रत्यय के बारे में अब आप समझ के होंगे। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 86वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, सुयोग, विदेश, अत्यधिक या फिर सुरेश दोस्तों, या फिर सुरेश। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वां का दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुरेश। जो सुरेश शब्द दोस्तों ये आपका उपसर्ग रहित है, क्योंकि इसमें दोस्तों सुरेश क्या है दोस्तों आपका, ये आपका विसर्ग रहित शब्द, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि योग में दोस्तों आपका सु प्रत्यय लग के सुयोग बना हुआ है, देश में बी प्रत्यय लग कर विदेश बना हुआ है, और अत्यधिक में अति प्रत्यय लगकर दोस्तों आपका अति उपसर्ग लगकर, पहले में सु उपसर्ग है, दूसरे में बी उपसर्ग है, तीसरे में अति उपसर्ग लगकर अत्यधिक बना हुआ है, और सुरेश जो दोस्तों इसमें कोई भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। अगर सुरेश की दोस्तों विच्छेद की बात करें तो सुरधन ईश बराबर का सुरेश होता है, जब आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। तो सुरेश इस प्रकार से ये आपका गुण संधि है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा उपसर्ग रहित शब्द आपसे पूछा गया था, तो सुरेश सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग दोस्तों 37 मिनट हमारी क्लास की हो गई, लगभग हमारी 1 घंटे की क्लास रहेगी, लगभग 1 घंटे की क्लास रहेगी, और जितने भी क्वेश्चन हम आज 1 घंटे में कर पाएंगे। उसके बाद जब इसकी दूसरी क्लास आएगी तो उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो अगर हमारे 100 से 150 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हुए तो इसको हम 2 वीडियो में भी करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक आवर्स का अगर 2 वीडियो आ जाएगा तो आपकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो 1 आवर्स में आज में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आज के दिन कंप्लीट कर लेंगे, और दोस्तों जो आपके 70 से 80 क्वेश्चन बचेंगे उसे दूसरे दिन की मैराथन क्लास में कर लेंगे। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है। दोस्तों प्रत्यय पता है कि जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं, तो निर्वासित में दोस्तों इत प्रत्यय लगा हुआ, कौन सा इत प्रत्यय लगा हुआ, तो डी विकल्प बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर मैं यही बता रहा था कि 1 घंटे की क्लास होगी, मैक्सिमम आपकी 1 घंटे की क्लास होगी, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे ठीक है। अगर नहीं हो पाते हैं तो मैराथन आपको 7 मैराथन मैंने बताई है, 7 मैराथन मैंने आपको बताई हो जाएगी। तो एक हो जाएगी हिस्ट्री की, एक हो जाएगी जियोग्राफी की, एक हो जाएगी आपकी हिंदी की, और हिंदी की एक नहीं, हिंदी की आपकी 2 कर लूँगा मैं, तो 2 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आपके जो वीडियो रहेंगे 1 ही घंटे के रहेंगे।
तो इसमें मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जब इसका कल जब इसका नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका जो दूसरे मैराथन की, क्योंकि आज तो हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर नहीं पाएंगे एक वीडियो में, क्योंकि हम फुल डिटेल में क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर उत्तर बताना होता तो मैं आपको बहुत जल्दी कंप्लीट कर देता, लेकिन आपको फुल डिटेल में कर रहा हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन से 4-4-5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो सब 150 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके लगभग 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 500 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे मात्र 100 क्वेश्चन करने से, क्योंकि एक ही विकल्प में चारों विकल्प पर विस्तार रूप से चर्चा कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद मतलब होता है उस, भव माने वो, जो उससे दोस्तों विकसित हुए हैं। मतलब चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो संस्कृत से डायरेक्टली लिए गए शब्द हैं उसे कहते हैं तत्सम, और जो संस्कृत में कुछ विकृत करके लिए गए उसे कहते हैं तद्भव। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं तद्भव। तो तद्भव कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तद्भव कौन सा शब्द है? बैंक, मुंह, मर्म या फिर प्रलाप। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंह। जो मुंह दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहिए कि जो चंद्र बिंदी होती है ये हमेशा तद्भव ही होती है। अगर एक बूंदी है तो आपका दोस्तों तत्सम हो सकता है, लेकिन जो मुंह है या जो आपका जो ये आला चंद्र बिंदी है ये हमेशा ही तद्भव होती है। तो मुंह से हम तुरंत जानेंगे कि ये तद्भव शब्द है। ये बातें आपको बिल्कुल क्या पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसका तत्सम होता है आपका मुख, मुख से मुंह बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी व्याकरण है, जो आपका हिंदी व्याकरण है उसमें दो ही प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। एक होता है आपका स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। नपुंसक लिंग का ऐसा कोई हिंदी में आपका साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इसलिए दोस्तों हिंदी का लिंग निर्धारण बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है ये आपसे पूछा गया है। सहारा, सूचीपत्र, सियार या फिर परिषद, या फिर परिषद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बताइए कौन सा उत्तर जाएगा दोस्तों? इसमें सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन डी, परिषद। परिषद क्या दोस्तों? एक प्रकार की स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों जब आपको समझ में ना आए कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग, तो एक ही सबसे आसान तरीका बनता है कि वाक्य प्रयोग। ये दोस्तों मैं आपके अपने अनुभव से बताता हूँ कि वाक्य प्रयोग क्या होता है। एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है। जैसे आप समझ गए होंगे कि परिषद बुलाया जाता है या फिर परिषद बुलाई जाती है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि परिषद तो बुलाई जाती है, कहने का मतलब कि परिषद क्या है दोस्तों? का स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर लेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि परिषद में कौन जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। सहारा क्या दोस्तों? अब मुझे आपका सहारा नहीं चाहिए। आपकी तो होता नहीं, सहारा मतलब पुल्लिंग शब्द है। सियार, जंगल में सियार आया है, आई है तो होता नहीं, क्योंकि सियार का तो सियारनी हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि परिषद क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। परिषद बुलाई जाती है, कहते हैं बुलाई जाती है। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वाक्य प्रयोग कर लीजिए, पूरा कन्फर्म हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बताइए दोस्तों। भाववाचक संज्ञा बताइए। 90 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, 90 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। लगभग 50 से हमने क्वेश्चन शुरू किए थे, लगभग 40-45 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो एक ही वीडियो में 70 से 80 क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाएंगे, 70 से 80 क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाएंगे, 70 से 80 क्वेश्चन एक वीडियो में। तो इस प्रकार से 150 शब्द आपके 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और दोनों मैराथन क्लास आपको फुला शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाववाचक संज्ञा तो संज्ञा को 5 प्रकार की होती हैं। इसमें होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है, इसमें जो भी भाववाचक संज्ञा होती है इसमें आपके बिल्कुल आप भाव मतलब मन में आप दोस्तों समझ सकते हैं, उसको आप उसको छू नहीं सकते हैं। बिल्कुल भाव आप जान सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, बिल्कुल आप आपके सोच सकते हैं। तो भाववाचक लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या फिर लड़काईपन। तो आपको पता होना चाहिए कि लड़कपन इस प्रकार से लिखा जाता है, तो सी विकल्प हो जाएगा। लड़कपन आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बनी हुई? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बनी हुई? सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या फिर सच्चरित्र। दोस्तों हमको पता था कि मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका क्या होता है दोस्तों, मूल शब्द होता है ये प्रकार से मूल शब्द। इसके जो आगे लगते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग, और इसके जो पीछे लगते हैं उसे कहते हैं क्या? आपका प्रत्यय। तो ये पता है कि जो सच्चरित्रता है इसमें आपका कौन सा मूल शब्द है? तो आपको बताना चाहिए कि जो सच्चरित्रता है इसमें चरित्र आपका मूल शब्द है, इसके आगे लगा हुआ है सत प्रत्यय, सत उपसर्ग और ता आपका प्रत्यय लगा हुआ है, तो बन जा रहा है सच्चरित्र। समझ गए होंगे अब आप। इसके बाद देखिए कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? कौन सा व्यंजन स्पर्श? थोड़ा सा खींच के हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें आज अधिक से अधिक क्वेश्चन करने। देखिए कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? आपको बताना चाहिए कि स्पर्श में 25 व्यंजन आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें ड भी है, च भी है, त भी है, क्योंकि त वर्ग का है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग का है। और जो या र लावा होते हैं, या र ला वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, तो यही आपका उपसर्ग नहीं हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या का उच्चारण स्थान याद लीजिए कि इसका होता है आपका तालु होता है। इसके बाद दोस्तों उच्चारण स्थान की बात करते हैं, तो उच्चारण स्थान का हमारा एक स्पेशल वीडियो है जो कि 6 से 7 मिनट का है। 6 से 7 मिनट में आपको पूरा उच्चारण स्थान कंप्लीट कराया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। 6 से 7 मिनट का वीडियो पूरे आपके उच्चारण स्थान एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए गए। इसके बाद देखिए दोस्तों लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जो लेखक शब्द है इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? दोस्तों प्रत्यय बताया कि पीछे लगते हैं, तो लेखक में दोस्तों कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दोस्तों आक प्रत्यय लगा। कौन सा? आक प्रत्यय लगा हुआ है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या है का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दोस्तों अच्छे और बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताया है तत्सम जो संस्कृत से लिए गए हैं, पड़ोसी, गोधूम, बहु या फिर शहीद। ये आपसे पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सबसे जगह आपका ऑप्शन भी, जो गोधूम होता है ये प्रकार का तत्सम शब्द है। दोस्तों जो आपका गेहूँ होता है, जो आपका गेहूँ होता है ये आपका एक प्रकार का तत्सम शब्द है और इसी का तत्सम होता है आपका गोधूम। तो गेहूँ क्या है दोस्तों, गेहूँ आपका तत्सम, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चंद्रबिंदु मिल रही है, तो गेहूँ क्या है आपका तत्सम शब्द और इसी का हो जाएगा गोधूम, क्या हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों बहु का तो वधु होता है तत्सम शब्द, ये आपको पता होना चाहिए, तो सब आपको पता भी है। देखिए यहाँ पर 95वां क्वेश्चन है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शब्द 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। दोस्तों रूढ़ होते हैं जिसका 2 सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। जैसे मैं लिख दूं कमल, तो कमल के 2 सार्थक खंड क्या कहेंगे, क और मल। इसमें कौन सा शब्द हुआ, कम धन ल। कोई मतलब कि कोई सार्थक 2 खंड नहीं हो पा रहे हैं, तो जिसमें 2 सार्थक खंड करना दोस्तों कठिन हो जाता है, कर नहीं पाते हम, उसे कहते हैं रूढ़। यौगिक 2 सार्थक खंड हो जाए, जैसे मैं कह दूँ विद्यालय, तो विद्यालय में दोस्तों एक विद्या और एक आलय, विद्या मतलब विद्या और आलय मतलब रहने का स्थान। तो ये दोस्तों इसमें 2 सार्थक खंड हो जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं यौगिक। और योग रूढ़ समझने का विचार है कि योग रूढ़ दोस्तों जितने भी आपके बहुब्रीहि समास हैं, वो आपके क्या होते हैं दोस्तों, वो आपके योग रूढ़ होते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ये आपके बनावट के दृष्टिकोण से तो यौगिक होते हैं, लेकिन दोस्तों अर्थ के दृष्टिकोण से क्या होते हैं आपके ये रूढ़ हो जाते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो बनावट होगी वो यौगिक होगी। जैसे यहाँ पर देखिए सी विकल्प लंबोदर की बात करेंगे, बनावट इसका है लंबोदर और इसकी बनावट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये यौगिक हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 सार्थक खंड हो जा रहा है, एक होता है लंबा, एक उदर। लंबा मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, तो 2 सार्थक खंड हो गए। लेकिन इससे जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ दोस्तों रूढ़ हो जाता है। अर्थ मतलब कि लंबोदर से अर्थ निकल रहा है आपका गणेश का, कौन सा मिल रहा है आपका गणेश का, और गणेश अब आपका रूढ़ हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपके बनावट के दृष्टिकोण से यौगिक लेकिन अर्थ के दृष्टिकोण से रूढ़ होता है उसे कहते हैं योग रूढ़। जितने भी बहुब्रीहि समास हैं, वो सब आपके योग रूढ़ हो जाते हैं। तो लंबोदर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक प्रकार का योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। घुड़सवार दोस्तों क्या है, तो घुड़सवार आपका यौगिक शब्द है। नाम क्या दोस्तों आपका रूढ़ शब्द है। पीला का दोस्तों क्या है आपका रूढ़ शब्द है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपके यौगिक शब्द। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। पीछे आपको विस्तार रूप से बताया भी है। रूढ़ से कहते हैं जिसे 2 सार्थक खंड ना हो सकें। योग रूढ़ से कहते हैं जो अर्थ आपके बनावट के दृष्टिकोण से यौगिक लेकिन अर्थ के दृष्टिकोण से रूढ़ हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 97 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन है इसमें उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की आपको क्या पूर्ति करना है। संविधान में हिंदी को कहा गया है आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम लोग गच्चा खा जाते हैं, गलती कर देते हैं। दोस्तों बहुत लोग कर देते हैं कि संविधान में दोस्तों हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया है, लेकिन संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, बल्कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है आर्टिकल 343 के तहत। अनुसूची दोस्तों 8 में आपकी भाषाएं हैं। अनुसूचियाँ जो होती हैं उसमें 8 में भाषा है और आपके 22 भाषा मिली हुई है। पहले 4 फिर 18, 14 + 18 मिलकर आपके 22 भाषाएं आपके अनुसूची 8 में है। आर्टिकल 343 में आपकी हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका 97वां क्वेश्चन है कि मैया मोही बहुत खिझायो, आधा दाऊ सुदामा या फिर सखा। तो ये तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपके 7-8 में ये रचनाएं थी और आप में से 70% लोगों ने तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा, और आप लोग इसका सही उत्तर कर भी देंगे। बिल्कुल कर देंगे। बी विकल्प दाऊ क्या हो जाएगा आपका, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, ये आपका है। इसको लिखा था आपके, मुझे लगता है सूरदास जी ने ही लिखा था कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, तो आपका दाऊ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख हैं। जो उदय शंकर भट्ट हैं ये हिंदी साहित्य के क्या प्रमुख हैं, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या फिर नाटककार। तो आप बताइए कि उदय शंकर जो भट्ट हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उदय शंकर भट्ट आपके एक प्रकार के नाटककार हैं। क्या है दोस्तों, एक प्रकार के नाटककार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों उपन्यास से आपको याद होना चाहिए कि उपन्यास के पीछे मैंने लिखा है, एक पीछे उपन्यास मैंने लिखा है सेवा सदन। तो सेवा सदन किसने लिखा है आपके, बिल्कुल प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सेवा सदन में पीछे बताया इसी वीडियो में कि प्रेमचंद जी ने लिखा है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में डैश की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है ये आपसे बताना है। तो दोस्तों आपके ओज गुण की प्रधानता होती है, ओज गुण की, रजोगुण की नहीं, तमोगुण की नहीं, सतोगुण की नहीं, ओज गुण की प्रधानता है युद्ध प्रांत एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में। तो दोस्तों ये हमारे सब क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए।
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। हिंदी की भी दूसरी भी मैराथन क्लास आने वाली 7 दिन के 7 मैराथन में हिंदी की 2 मैराथन क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक।